नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर राजनीति का मजमा लगने में देर कहां लगती है। कोरोना की आफत में फंसे बेबस लोग और मजबूर मजदूरों को भी थोड़ा देख लीजिए। सरकारें कह रही हैं कि लोगों को घर पहुंचाने का इंतजाम हो गया, खाने पीने का पूरा प्रबंध हो गया, लेकिन दूसरी ओर देखें तो भूख है, बेबसी है, लाचारी है। इन सब के बीच सियासत अपने चरम पर। आओ आज इसी मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें। क्या सियासत की अंधी सुरंग में फंस गए हैं ये मजदूर? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क सड़क जा रहे हैं, पटरी पटरी जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं। ये वो मजबूर मजदूर हैं जो शहर छोड़कर अपने गांव जा रहे हैं। 2 महीनों से बैठे रहे, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। पानीपत से आए हैं बाबूजी, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। 2-3 रात तब तक खा लिया, खत्म हो गया। तो मजदूरी में आए, बच्चा रो रहे सारे। यहाँ गाजियाबाद में काम करती थी, राजनगर में। वहाँ से हम लोग 3 दिन पहले आए, यहाँ लेट रहे। फिर उसके बाद में खाना पीना की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग को गाड़ी झांसी तक छोड़ने वाली है, लेकिन जाएंगे हम लोग दमोह। सरकार के आंकड़ों में तो आसारों के महल बनाए गए, पेट की भूख के लिए पकवानों की थालियां सजी, दहलीज तक पहुंचाने के लिए बस और ट्रेन दौड़ रही है। लेकिन फिर सवाल शोर करता है कि जब सब कुछ है तो भूखे प्यासे पैदल भटकते इन लोगों की उम्मीदों को कहीं आसरा क्यों नहीं मिला? माइग्रेंट लेबर जिनको हम आज सड़कों पर देख रहे हैं, बहुत कष्ट सहते हुए देख रहे हैं, वो अपने अपने गांव, अपने अपने शहर पहुंच सकते हैं, मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? या बहुत सारी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बंधुगण, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ राज्य, खास करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी के राज्य हैं, वो पूरी तरह से इस पे राजनीति करने में आमदा है। कोरोना के इस आपातकाल ने इन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। आप और हम जब अपने घरों में बैठे जिंदगी बचा रहे हैं, तब ये बेबस लोग जिंदगी का बोझ कंधों पर लादे अपना घर ढूंढने निकले हैं। शहर शहर, सड़क सड़क, सैकड़ों भारत अपने सर पर बचपन ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे जाएंगे? आप तो भी बड़े छोटे से हैं। पैदल जाऊंगा। पापा के साथ। यहाँ पे खाने को कुछ मिलता है आपको? नहीं। कैसे अभी आप, पापा क्या कहते हैं आपके घर जाने के लिए? मुझे नहीं कहते हैं पैदल चलो, कहते हैं पैदल चलो। क्यों कहते हैं ऐसा? वो पैदल चलो? पता नहीं, दिक्कत है। पता नहीं, दिक्कत हो रही है, खाना पीना नहीं मिला। मार दीजिए ना, मर जा जनता, क्या करे? भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं झांसी की रहने वाली हूँ। हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? बहरहाल, कोरोना से बचे तो भूख से मौत, भूख से बचे तो सड़क पर मौत। राजनीति के रंगमंच वाले किरदारों ने इन मजदूरों को एक ऐसी अंधेरी सुरंग में धकेल दिया जहां कुछ नहीं है सियासत के सिवाय। सवाल ये है, जब सारी सुविधाएं हैं तो कौन है ये लाखों लोग जो सड़क पर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। बेबस मजदूरों पर लगने वाला सियासी मजमा जब उन्हें घर पहुंचाने की बात आती है तो अड़ंगा डाल दिया जाता है। गाड़ियों की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था की गई है, खाने का प्रबंध, उसके बाद भी सड़क पर जनसैलाब दिखाई दे रहा है। मजदूरों का चीखते बिलखते लोग दिखाई दे रहे हैं। झांसी की रहने वाली महिला की दर्दनाक कहानी जो आपने देखी और सुनी, ऐसा तो कभी झांसी की रानी ने भी नहीं सुना होगा, समझा होगा कि आने वाले वक्त में झांसी की रानियों को इस तरीके से रोना पड़ेगा सड़क पर।
मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अनूप पटेल, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सीपी राय, प्रवक्ता पीएसपीएल प्रसपा। आरपी सिंह साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, मजदूर यूनियन के नेता हैं। दीप्ति सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बाद भी विलखते लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। हमने अभी रिपोर्ट के जरिए दिखाया भी और देखा भी, कोई समझने को तैयार नहीं है। ये दो बातें हैं इसमें, मुझे लगता है, जिनको देश को समझना होगा, सियासतदानों को भी समझना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन व्यवस्था इतनी कम थी और आवश्यकता इतनी बड़ी थी कि उसमें संतुलन कहीं दिखाई नहीं दिया। अब ये आवश्यकता और व्यवस्था के बीच जो विसंगति पैदा हुई, जिसने सड़कों पर हिंदुस्तान को उतार दिया। ये मजदूर भी मूलतः हिंदुस्तान का प्रतिनिधि चेहरा है, इंडिया का नहीं। वो उसमें असफलता किसकी? उसमें असफलता राज्य सरकारों की, ब्यूरोक्रेसी की, प्रशासन की, शासन की, इन्हीं की ना जी। क्या कलेक्टर को नहीं मालूम कि उसके जिले में कितने प्रवासी मजदूर हैं? औसत तो मोटा अनुमान तो होगा। लुधियाना का कलेक्टर ये तो जानता होगा, डीसी वहां का, कि लुधियाना में कितना आदमी बाहर का है। नोएडा का कलेक्टर ये जानता होगा कि नोएडा में कितना है। पानीपत का कलेक्टर जानता है कि पानीपत में कितना है। आप अनुमान क्यों नहीं लगा पाए? एक, जहां 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आदमी जाने को तैयार हो, परेशान हो, हताश हो, वहां अगर 1200 लोगों को लाने के लिए कोई एक व्यवस्था दिखाई भी दे, तो उस व्यवस्था से संतोष नहीं पैदा होगा जी। और आज जो मैं बहस लेके आया, कल भी हमने मजदूरों की व्यथा कथा पर ही चर्चा की थी, फिर आज ये नया विषय, अगर दूसरा विषय लाना चाहिए था, फिर मैं ये विषय क्यों लेके आया? मुझे लगा सियासत में बार बार ये शोर हो रहा है कि मानो मजदूरों के दिमाग में कोई कमी आ गई, उनके दिमाग में कोई वायरस घुस गया जो व्यवस्था बिगाड़ने पर आमादा है। सियासत कह रही है रोटी है, पानी है, सब्जी है, दाल है, पूड़ी है, कचौड़ी है, पुआ है, गुलगुला है, सब रख दिया गरीब के लिए। बस है, जहाज है, ट्रेन है, डंपर है, ट्राली है, सब है। ये तो गरीब पगला गया जो भागे जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। पशु भी इतना समझदार होता है, ये तो इंसान है, कि अगर उसको कहीं चारा मिल रहा है, कहीं रोटी मिल रही है, तो वो दरवाजा छोड़कर नहीं जाता। ये अकाट्य सत्य है, पूरे ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का सत्य है। और जिन लोगों ने प्रयोग किया होगा, अब तो कम करते हैं, आज से 30 साल पहले के भारत में तो लगभग हर घर में यह प्रयोग होता था। अगर 12 बजे गाय को रोटी देती थी मां, तो 11:15 गाय आ जाती थी। जब तक जीवित रही, ठीक 11:15 आ जाती थी। उसको टाइम तक पता था, और कभी मकान नंबर उसने जीपीआरएस से नहीं देखा। कहीं भटके 11:15 बजे आके हमारा फाटक हिला देती थी, बता देती थी कि मैं आ गई भाई, लाओ। ये मजदूर उससे भी गए गुजरे हैं क्या? इनको समझ नहीं? तब किसको मानूं सच? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आज इस मामले में आभार जरूर व्यक्त करूंगा। कल मैंने इसी शो में, इसी मंच पर कहा था कि जिन जिन इलाकों से ये भीड़ ऐसी गुजर रही है, त्रासदीपूर्ण स्थितियों से, उन इलाकों के कलेक्टर और कप्तान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए। सुनिश्चित होना चाहिए ये कि ये उनकी जवाबदारी है, उनके लिए दंडात्मक विधान हो। फिर आपके इलाके से इतना परेशान मजदूर क्यों गुजर रहा है? आज दोपहर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस आशय के आदेश जारी कर दिए, सार्वजनिक कर दिए। मुझे प्रसन्नता हुई। आज भैरव सिंह जी की पुण्यतिथि भी है। मुझसे एक बार भैरव सिंह जी ने कहा
कि अग्निहोत्री ये जो गरीब है, मजदूर है, किसान है ना, बोले लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए हैं किताब में। बोले लेकिन मेरा तजुर्बा, बहुत वरिष्ठ राजनेता थे भारत के, उपराष्ट्रपति रहे भारत के, कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उनका, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि लोकतंत्र का 5वां स्तंभ ये गरीब है, ये मजदूर है। कितनी बड़ी बात थी, आज मुझे स्मरण आ रहा है, क्योंकि उनकी जयंती पुण्यतिथि है भैरव सिंह जी की। उस 5वें स्तंभ की ये दुर्दशा। हेमंत सोरेन कुछ कह रहे, रेल मंत्री कुछ कह रहे, ममता जी कुछ कह रही, रेल मंत्रालय कुछ कह रहा, समझ ही नहीं आ रहा है गड़बड़ झाला है कहां, और इस सबका नजला गिर रहा मजदूर पर। लड़ रहे बड़े लोग, मर रहा मजदूर। इसलिए आज मैंने कहा कि सियासत की अंधी गली में ढकेल दिया मजदूर आपने। और मैं इस बहस को शुरू करूं उससे पहले एक बात और कहूंगा, और मैं चाहूंगा कि यह बहस मूल रूप से इसी बिंदु पर केंद्रित रहे। इस देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता हुए और हैं, लेकिन यह मांग कभी किसी ने पुरजोर ढंग से उठाई हो, चाहे दीनदयालवादी हो, चाहे लोहियावादी हो, चाहे जवाहरलालवादी हो, कोई हो, किसी ने ये मांग अगर पुरजोर ढंग से बड़े स्तर पर उठाई हो, मुझे स्मरण नहीं आता कि इस देश में प्रवासी मजदूरों के लिए, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम करने वाले मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति होनी चाहिए। एक राज्य का मजदूर दूसरे राज्य में जब वो आता है तो वो राष्ट्रीय विषय हो जाता है, क्योंकि तब अंतरराज्यीय मामला हो गया, इंटर स्टेट अफेयर हो गया। क्या किसी ने मांग उठाई? 30 बरस से तो मैं ही देख रहा, जरा कितने नेताओं का उत्थान और पतन मैंने देख लिया, कितनी सरकारों का की जय और पराजय देख ली, नहीं उठाई। आज हम इस बात को लेके आए हैं कि आज नहीं तो कब प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, संरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल प्रभाव से एक नीति बननी चाहिए जो सब राज्यों पर लागू हो। जिस राज्य में मजदूर काम करने जाएगा, आपदा के समय उस राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जब तक वह सुरक्षित अपने मूल राज्य ना चला जाए, तब तक उसकी देख रेख, दवा, सबकी जिम्मेदारी उस राज्य को उठानी होगी। अब ये कानून बनाने वाले जाने उसमें नियोक्ता की गर्दन भी फंसाओ। नियोक्ता ने पैसा कमाया, उस राज्य ने जीएसटी कमाई मजदूर से। लुधियाना में जिसने कार्डिगन बनाया कंपनी ने, उसने कमाया प्रॉफिट, और कैप्टन साहब की सरकार ने कमाया टैक्स, और मजदूर को निकाल दिया, बोले अब तुम जाओ मरो जाके। मैं केंद्र की सरकार से मांग करता हूं, एक राष्ट्रीय नीति बनाइए ताकि फिर कभी कोई आपदा आए तो मजदूर भटके नहीं। हरीश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जब सामान्यतः मैं सत्ता पक्ष के व्यक्ति के पास सबसे अंत में जाता हूं शो में, लेकिन ये मसला बाकी हम लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं। आपकी पार्टी है, उसकी सरकार है, इसलिए आपसे जुड़ता है, इसलिए पहले आप इस बात करूंगा। करीब 7-8 करोड़ मजदूर प्रवासी मजदूर के तौर पर हिंदुस्तान में शटल करता है। इतनी बड़ी आबादी के लिए कोई एक नियम क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो सब राज्यों में समान रूप से लागू हो, जो उसकी संरक्षा करे? हरीश जी। नहीं, बहुत ही जायज सवाल आपने उठाया है, और निश्चित रूप से मैं आपके भावना से अपने को संबद्ध करते हुए मैं भी ये कहूंगा कि ये नितांत आवश्यक है कि एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। जो ये पीड़ादायक समाचार और जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, बावजूद इसके कि सरकार की पुरजोर प्रयास है कि इन कामगार और मजदूरों को किसी तरह की तकलीफ पेश न आए, उसके बावजूद लगातार जिस तरह से सड़कों पे पैदल चलने का, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, हजारों किलोमीटर से जिस तरह से लोग ठेले पे, रिक्शे पे लोग चलते चले आ रहे हैं, एक भय उनके अंदर है कि कब वो घर पहुंचे, किस तरह से पहुंचे। एक तो व्यग्रता उनकी है, दूसरा इसमें
जो मुझे लगता है कि एक तो जिन राज्यों ने, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1200 ट्रेनों को रिजर्व किया था इसके लिए कि जो श्रमिक स्पेशल के रूप में विभिन्न महानगरों से, हरीश जी ये सब बातें आज नहीं, हरीश जी ये बातें पुरानी हो गई। तो हरीश जी ये बातें पुरानी हो गई, जनता देख रही, सब चीजें समझ रही, वो काहे को दोहराएं। मूल प्रश्न इतना है, जो 8 से 10 करोड़ श्रमिक प्रवासी मजदूर के तौर पर देश भर में काम करता है, उसके हितों की सुरक्षा के लिए गारंटी तो केंद्र को ही देनी पड़ेगी ना। वो अंतर्राज्यीय मामला है। यूपी का आदमी बंगाल में, बंगाल का आदमी यूपी में, बिहार का आदमी तमिलनाडु में, तमिलनाडु का आदमी हरियाणा में, गारंटी कौन देगा? केंद्र न। निश्चित रूप राष्ट्रीय राजमार्ग की गारंटी कौन देता है? केंद्र देता है ना, क्योंकि वो कई राज्यों से गुजरता है। स्टेट हाईवे सीएम के अधीन होता है। निश्चित रूप से मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं और मुझे लगता है कि ये विषय आप उठाए हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे और शीघ्र ही इस पे राष्ट्रीय एक नीति बनेगी। जी सीपी राय साहब, इतनी बड़ी आबादी जो भारत के शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां एक आध औद्योगिक केंद्र ना हो, जहां प्रवासी मजदूर ना हो, शायद ही कोई हो, वरना कम ज्यादा हर जगह है। कुछ राज्यों से माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, कुछ से कम है, लेकिन है हर जगह का माइग्रेशन। उस स्थिति में जब ये राष्ट्रीय विषय हो गया, तो हिंदुस्तान ने कभी इतनी बड़ी आबादी के हितों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बनाई? 75 साल हो गए आजादी के। इसी देश में लोहिया जयप्रकाश जैसे लोग हो गए, जवाहरलाल इंदिरा गांधी जैसे नेता हो गए, वाजपेयी मोदी जी जैसे लीडर हैं, उसके बावजूद भी कभी मैंने इसकी चर्चा नहीं सुनी। अमिताभ जी, पहले तो आपको नमस्कार, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात। धन्यवाद धन्यवाद। और आपको नए चैनल के लिए, नए दायित्व के लिए बधाई। धन्यवाद। आपने शुरुआत की कि क्या कलेक्टर लोगों को ये नहीं पता कि लुधियाना में कितने गरीब और मजदूर रहते हैं? सबको पता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि रात के 8 बजे अचानक एक महान आत्मा प्रकट होगी और अचानक एक आकाशवाणी कर देगी कि 4 घंटे बाद सब बंद। ये किसी को नहीं पता। ये मेरे जैसे आगरा शहर में रहने वाले आदमी को भी नहीं पता था, जिसको अगले 5 दिन तक दवाई नहीं मिली, या घर में जो सामान नहीं था वो अगले 3 दिन तक नहीं, 4 दिन तक नहीं मिला। मुझे भी नहीं पता था ये किसी को नहीं पता था। और अमिताभ जी, पहले ही दिन मेरे उस पर चले जाइए सोशल मीडिया पर, मैंने पहले दिन जनता कर्फ्यू के दिन ही लिखा था कि जरूरत बंद किया जाए, लेकिन पहले 5 दिन का समय छोड़ दिया जाए कि जिसको जहां सेटल होना हो वो वहां सेटल हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात मैंने ये कहा था कि अगर आप ये समझते हो कि इस ब्यूरोक्रेसी के बूते पर आप लंबे समय लॉकडाउन कर सकते हो, ये गलतफहमी साबित होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेट इसके लिए न तो प्रशिक्षित है, न उसकी इसके लिए आदत है। नंबर 3, मैंने कहा था व्यवस्थाओं को ज्यों क्यों त्यों चलने दीजिए, अन्यथा पूरा देश बहुत प्रॉब्लम में जुड़ जाएगा। नंबर 4, जो मेन बात मैंने कही थी कि आज की तारीख तक बहुत कम लोग विदेश से आए हुए हैं, उन थोड़े से लोग और उनसे मिले हुए लोगों को सरकारी खर्चों पर अच्छे अस्पताल और अच्छे होटलों में शिफ्ट कर दीजिए और पूरे देश को चलने दीजिए। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, अगर उस दिन ये बात मान ली गई होती तो आज पूरा देश इतने दिन से लॉकडाउन में नहीं होता। जो ठीक होते जाते वो घर चले जाते, कोई नया केस मिलता वो हॉस्पिटल चला जाता, ये नौबत ही नहीं आई होती। फिर आप ये कहेंगे पुरानी बात हो गई। अब आपने बात मुझसे ये सवाल पूछी कि आज तक ये नीति क्यों नहीं बनी। डॉक्टर लोहिया ने तो कहा था कि 10 से कम ना 100 से ज्यादा, 2 आदमी के आमदनी के बीच में 1 और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 और 10 गुने ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहां पालन हुआ उसका? मैंने अभी सवाल उठाया था 2-3 दिन पहले। मैंने कहा था कि हमारे जैसे लोग जो गांव में थोड़ी जमीन वाले लोग थे, आप भी गांव के रहने वाले हैं, हमारी जमीनें छीन ली गई 1951 से लेकर 1956 तक, और ये कहा गया कि आपके पास जमीन ज्यादा और कुछ लोग पास कुछ नहीं है। और उस समय 32 लाख लोगों को, 32 करोड़ लोगों को जमीनें बांटी गई थी, 32 करोड़ शायद, जहां तक मुझे याद है। और 62 लाख करोड़ शायद 62 लाख या के याद नहीं, मैं ठीक कर पा रहा हूं, उतनी एकड़ जमीन कुल मिलाकर के मिली थी। मेरा सवाल आज ये है
जो हम लोग सवाल समाजवादी लोग उठाते रहे। आप ठीक है फिर कहेंगे कि हमारे पास तो कभी पावर नहीं आई। हमारा सवाल ये है कि अगर किसी जमीन वाले पर अगर 8 एकड़ की पाबंदी थी तो पूंजीपति पर यह पाबंदी क्यों नहीं कि उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? आपके पास ये विषय थोड़ा सा बदल जाएगा, ये हदबंदी चकबंदी कानून की तरफ चला जाएगा, इस पर किसी दिन चर्चा करेंगे। ठीक है राय साहब, आएंगे, दोबारा आएंगे। राय साहब ने 2 सवाल उठाए, उन पर मुझे एक टिप्पणी करके फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट प्रशिक्षित नहीं थे इस लंबे लॉकडाउन के लिए। मैं कहूंगा पूरे विश्व का कोई नौकरशाह इतने लंबे लॉकडाउन के लिए कभी प्रशिक्षित नहीं था। अमेरिका कभी बंद नहीं हुआ, इटली बंद नहीं हुआ, ब्रिटेन बंद नहीं। ठीक है राय साहब, आएंगे तो अपनी बात कहिएगा ना, आएंगे आपके पास तो अपनी बात कहिएगा। एक दूसरी, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं पता था कि 8 बजे कोई आएगा और ऐसा कर देगा। ये राजनीतिक वक्तव्य है, आता रहता है। मेरा सवाल उसके बाद का था। 2 महीने हो गए, अभी तक आकलन हो रहा है। लग गया लॉकडाउन, चलो तब तो 48 घंटे में लिस्ट बाहर होनी चाहिए थी हर कलेक्टर के ऑफिस से कि भाई मेरे यहां 5 लाख है, मेरे यहां 3 लाख है, मेरे यहां 2 लाख है। 60 दिन तो बीत गए तकमीना लगाने में। मेरा सवाल वो था, 48 घंटे में कलेक्टर के ऑफिस से चिट्ठी बनती कि ये हमारा है, राज्य में पहुंचता और राज्य से 72 घंटे के भीतर केंद्र में पहुंचता। आएंगे राय साहब, तब अपनी बात कहिएगा, अभी उसको रख लीजिए। उसके हिसाब से व्यवस्था होती तो ये व्यवस्था तो लॉकडाउन के 15 दिन के भीतर हो गई होती। ये मैं कह रहा हूं, और ये वैलिड मामला है। यही तो लड़ाई है, और लड़ाई किस बात की है कि जब 60 दिन 90 दिन हो जाएंगे तब जाके ट्रेन चलेगी। जो काम पहले दिन होना चाहिए था। डॉक्टर अनूप पटेल, मैं राजनीतिक बहस में नहीं आया चूंकि सारे दल समान रूप से दोषी हैं, और इस देश का सौभाग्य या दुर्भाग्य ये है, सीपी राय साहब की पार्टी से लेके हर छोटी से छोटी पार्टी, सोनेलाल पटेल की पार्टी से लेके और राजभर साहब तक की पार्टी, और टीएमसी से लेके डीएमके तक हर पार्टी सरकार में रह ली। भगवान का ऐसा आशीर्वाद है। इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास तो हुकूमत नहीं आई। हुकूमत में रह सब लिए, चंगू भी रह लिए, मंगू भी रह लिए हैं। और आपकी पार्टी तो खैर राजाओं की पार्टी है, ठीक। अभी तक 75 साल होने को आ रहे देश की आजादी को, 8 से 10 करोड़ मजदूर अपने होम स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करता है, आता जाता, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी कुछ ना कुछ करता है। एक बड़ी आबादी इससे वाबस्ता है। इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बने, इसके लिए कभी चैतन्यता नहीं आई नेताओं में। कोरोना का इंतजार कर रहे थे क्या सब लोग? जी, सर्वप्रथम अग्निहोत्री जी, मैं आपको बधाई देता हूं आपकी नई पारी के लिए। 1 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। जो आपका ये सवाल है कि राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, डेफिनेटली इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष से सुझाव मांगे, और सुझाव हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लगातार दिया गया। चूंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, और आपको उस समय याद होगा 1992 की जब घटना हुई थी तो कार सेवकों को लाने के लिए 15 लाख कार सेवकों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी अग्निहोत्री जी उस समय, और एक भी किराया नहीं लिया गया था। ये अनूप पटेल, एक मिनट बाबू, एक मिनट, अरे भाई रुको पटेल जी, 1 मिनट तो रुको, गलती तो सुधार दूं। 2.5 लाख कार सेवक था, 15 लाख की गलती है, इसको दुरुस्त कर लीजिए, है ना। मैं वो आदमी हूं जो लिब्रान कमीशन में 3 बार सीबीआई के नोटिस पर गवाही देके आया हूं, है ना। तो मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। नहीं, ठीक है, हो सकता है कि मेरे आंकड़े हो, लेकिन उस समय विशेष ट्रेन चलाई गई थी, एक भी किराया नहीं लिया गया। इस समय जो रेल मंत्रालय है
वो रोज झूठ बोलता है कि हम 300 ट्रेन चला रहे हैं, 400 ट्रेन चला रहे हैं, और ट्रेन चला के पैसा के मजदूरों से ले रहे हो, ऊपर से 50 से 60 रुपए एक्स्ट्रा किराया ले रहे हो। पटेल जी, जब केंद्र सरकार पटेल जी, जिस दिन हमने इस विषय पे बहस की थी उस दिन आपको नहीं बुला पाए जो है मजदूरों। सोनेलाल भाई एक मिनट मेरी बहस डिटेल नहीं करो भाई। पटेल साहब हम ट्रेनें चलाएंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट, मेरा निवेदन, एक मिनट रुको ना। मेरा निवेदन ये था, आज मेरी चिंता ये है, कोरोना नहीं आता तो शायद अभी भी हम सोए होते नींद की गोली खाके और राष्ट्रीय नीति पर नहीं सोचते। एक राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में मार दिए जाएं तो एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ तो मुकदमा लिखा नहीं सकता, ऐसी तो व्यवस्था है नहीं आईपीसी में। तो राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कानून ही उनकी सुरक्षा कर सकता है ना। तो मेरा आज की बहस का मसला ये नहीं था कि महाराष्ट्र में रेल का पैसा पहली बार किसने लिया, वो उस पर बहस कर चुके, एक निर्णय पर पहुंच चुके, बता चुके जनता को किसने लिया। आज का प्रश्न था, आज का प्रश्न था, इस पर जवाहरलाल जी रहे, इंदिरा गांधी रही, शास्त्री जी रहे, मनमोहन सिंह रहे, नरसिंह राव रहे, देवी गौड़ा रहे, गुजराल रहे, वाजपेयी रहे, कोई चिंतन क्यों नहीं किया? मेरा प्रश्न ये है। बाकी तो सब ठीक ही ठीक है। अग्निहोत्री जी देखिए, सवाल को कैटेगराइज करना पड़ेगा। जो इस समय का ये सवाल है उस पे से जो वर्तमान समस्या, उसके लिए केंद्र सरकार ही नीति बनाएगी। केंद्र सरकार जो है सामने रखे कि विपक्ष को जो हम शामिल करेंगे, वहां पे सुझाव मांगा, सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश में हमने लगातार जो है सुझाव दिए। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक बार भी जो है ऑल पार्टी मीटिंग अभी तक नहीं बुलाई है। मैं यहाँ पे जो है पटेल साहब, अरे भाई वो उनसे लड़ो जाके यार, मीटिंग बुलाने के लिए मैं थोड़ी मीटिंग बुलाऊंगा ना, मेरी मीटिंग कोई आ रहा, वो आप उनसे बात करो। मैं आरपी सिंह के पास चलूंगा, मजदूर यूनियन के लिए काम करते हैं। और एक बात अपने मित्र सोनेलाल पटेल के लिए कहूंगा, पटेल साहब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना, आज तो मोदी जी बनाएंगे, लेकिन मेरा सवाल मेरा नाम डॉक्टर अनूप पटेल, सॉरी अनूप पटेल, हाँ पटेल नाम से एक ही नाम याद आ जाता कई बार, वल्लभ भाई पटेल और सोनेलाल पटेल, बस दो ही याद आते मुझे। तो मेरा निवेदन आज ये था कि 75 साल की आज़ादी होने जा रही, इतनी बड़ी आबादी के हित चिंतन के लिए तरफ किसी की निगाह ही नहीं गई। और भला हो कोरोना का, आज कम से कम कोरोना आया तो ये मुद्दा तो मैं सतह पे लाया नहीं। अगर राजनेताओं के भरोसे चलता तो वो कहते मरो चाहे जियो, अपने हिसाब से चलो भाई, हमारी चिंता का विषय नहीं। इसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, छोटी मोटी 576 जितनी पार्टी रजिस्टर्ड है, सब बराबर की दोषी है, दोस्त है ना। मुझे कोई नहीं दिखता किसी पार्टी ने कहा कि मैं आमरण अनशन करने जा रही हूं, गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाओ, कोई नेता नहीं दिखता। 30 साल का स्मरण तो मेरे दिमाग में है, इसलिए ये बात लेके आया हूं आज। आरपी सिंह, मसला यही है, दार्जिलिंग में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो उत्तर प्रदेश के, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जो जिंदा बच जाएगा वो वापस भाग जाएगा, जो मर गया उसकी तरह ही करो गांव में, यही ना। कभी आप लोगों ने भी, मुझे नहीं लगता, जो आप लोग मतलब धरना प्रेमी लोग रहे मजदूर यूनियन के, कि भाई ठीक है, आप लोगों के अंदर एक कसमसाहट भी होने लगती थी कि यार 15 दिन हो गए, कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद होना चाहिए। बोलो कुछ नहीं, सालो लेबर ही ऑफिस घेरो ससुर, 10-5 मिनट चिल्ला चुल्ली हो, ठीक है ना। तो आप लोग उस टाइप का करते रहे, हम लोग देखते रहे, लेकिन इस पर कभी नहीं हुआ कि इंटक, भारतीय मजदूर संघ, ऐसे जो बड़े संगठन हैं, उन्होंने राष्ट्रव्यापी कोई विमर्श खड़ा किया हो, आंदोलन खड़ा किया हो, दबाव, प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया हो और कहा हो कि नहीं, ये 8-10 करोड़ की आबादी शटलकॉक बन के घूम रही है हिंदुस्तान भर में, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसके आर्थिक हित की, इसके सामाजिक हित की, इसके दूसरे हितों की कौन लेगा गारंटी? बताइए। अमिताभ जी, दो चीज मैं कहूंगा जी। जैसा अभी आपने 3 कहिए, 2 क्या? जैसा अभी आपने कहा हाँ। कि ट्रेड यूनियन में कसमसाहट रहती है कि जब 15 दिन हो जाते हैं धरना प्रदर्शन, ऐसा नहीं है। ट्रेड यूनियन अन्यथा कभी धरना प्रदर्शन नहीं करने की इच्छुक रही। कोई बात हल्के फुल्के करते नहीं धरना प्रदर्शन, और क्या काम है आपका? आप लोग वहां मान लो किसी फैक्ट्री में भी काम कर रहे होगे तो आपसे कोई ये तो कह नहीं सकता कि खराब की मशीन पे बैठो, क्योंकि आप नेता हो। तो आप क्या करोगे? ऐसा आप तो अच्छा कपड़ा पहन के वहीं ऑफिस में बैठोगे ना।
आप दूसरी बात रही राष्ट्रीय नीति की जो आपने बात की, स्कूल के टीचर यूनियन में जो आदमी हो जाता है वो भी पढ़ाना बंद कर देता है। महाराज हम तो गांव की बात जानते हैं, जमीन की बात जानते हैं। नहीं ऐसा नहीं, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन रेल चलनी बंद हो जाएगी, तो रेल में 90% मजदूर यूनियन है और हिंद मजदूर सभा से एफिलिएटेड यूनियन है। फिर आप गलत बोल दिए। एक मिनट, पहले इसी को दुरुस्त कर दें। 90% मजदूर यूनियन का सदस्य है आदमी रेलवे में। बात सुन लो, आपकी बात का तर्क से उत्तर दूंगा, उसमें इतना व्यग्र मत हो। लेकिन उसमें मैं बात कर रहा हूं जो रेल यूनियन का अध्यक्ष है ना, उसको जीआरएम गेट से सैल्यूट मारता है और कहता साहब आगे चाय लाओ गरम। हम जानते हैं महाराज, हमको ना समझाओ। ये तो अब इस सेमिनार में बोले आना कहीं जा टाइम वाले वेले। अब मैं इशू पे आ जाते हैं, इशू पे आ जाते हैं। देखिए, नीति भारत सरकार बनाने न बनाने का काम करती रही है और बिगड़ती रही। प्रवासी अधिनियम एक बना हुआ है हिंदुस्तान में जो भारत सरकार का है। उसमें एक व्यवस्था यह है कि जो भी आदमी बिहार से उत्तर प्रदेश आएगा तो उसका डाटा एक तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में और एक डाटा तैयार किया जाएगा बिहार में। यह प्रवासी जिसका पालन नहीं हो रहा है। अरे डाटा को ओढ़ेंगे बिछाएंगे, मैं बात कर रहा हूं सुरक्षा की। उसकी हिफाजत कौन करेगा? उसके आर्थिक हितों की सुरक्षा कौन करेगा? आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए ही डाटा बनता है, उसकी सुविधाओं के लिए डाटा बनता है कि किस प्रदेश में। तब यह हाल है, तब इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, इनका अनुपालन नहीं हो रहा है। उस प्रवासी का अगर आप पूछ लें अपने जिले में या किसी जिले में, इसकी जिम्मेदारी होती है लेबर डिपार्टमेंट की। वो खाका डाटा रखता है कि कहां किस हमारे जिले में कितना प्रवासी लेबर किस प्रदेश का है। यह उस अधिनियम में व्यवस्था दी गई है। दूसरी बात, उसका पालन हमारे देश में समस्या है कि कानून बनना बड़ा मुश्किल काम है और कानून अगर बन जाए तो उसका पालन होना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज की भी जो व्यवस्था है, जो कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, दूसरी व्यवस्था जो आज मजदूर इधर उधर भटक रहा है, इसमें हमारी सरकारें और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल तंत्र जो है वो फेल हो गया। मैं एक उदाहरण दूंगा। कल की तारीख में 16 तारीख में दादरी से 4 ट्रेनें जानी है प्रवासी मजदूरों को लेकर के, और मुझे जो जानकारी है वो मुफ्त में जा रही है, उससे पैसा भी नहीं ले रहा है किसी कर्मचारी से, किसी यात्री से पैसा नहीं लिया जाना है। उसकी अव्यवस्था यह है कि जिले में इसकी कोई किसी जानकारी नहीं है। करीब सैकड़ों लोगों ने कल से और आज तक मुझे फोन किया है कि दादरी से कोई ट्रेन जा रही है। मैंने ट्रेन से पता करके तब उनको जानकारियां दी कि ट्रेन जा रही है, इसी समय पर ट्रेनें जा रही हैं, इनको इस पर पैसा भी नहीं लगना। तो अमिताभ जी, बड़ी स्थिति यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन व्यवस्थित और व्यवस्था करने वाले ठीक नहीं है। मैं दीप्ति सिंह के पास चलूं उससे पहले एक बात आरपी सिंह जी के कथन पर भी कहूंगा। डाटा तो देश के 135 करोड़ आदमी का है मतदाता सूची में है, जो जवान 18 का है। डाटा का क्या करेंगे? डाटा बाटा में मेरी रुचि नहीं। मैं कह रहा हूं तो उस बात को नहीं समझे। मैं एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की वकालत करने आया हूं प्रवासियों के लिए जो ये सुनिश्चित करें किसी भी संकट काल में जिस राज्य में वो सेवा दे रहे हैं उस राज्य सरकार के ऊपर ये वित्तीय जिम्मेदारी होगी कि जब तक वो अपने मूल राज्य सुरक्षित नहीं पहुंच जाते बाय एनी मीन्स, तब तक उनके भरण पोषण की योगक्षेम वहम्यम की जिम्मेदारी उस राज्य में होगी जिसने उनके पुरुषार्थ से पैदा औद्योगिक उत्पादन से जीएसटी कमाया है। और उसमें उस सेठ की भी टांग फंसेगी जिसने माल कमाया, प्रॉफिट कमाया। शाहवानों को जब तलाक दिया था चचा ने, 80 साल की उम्र में मुंह में दांत नहीं थे उनके, तब भी मैंने यही कहा था कि 16 बच्चे पैदा करवाए, पूरी जवानी उसकी अपनी सेवा में गुजरवा दी और अब बुढ़ापे में उसको निकाल बाहर कर रहे हो। ये तो मुकदमा हुआ था, इसी पर तो वायवेला मचा था, मेरे लोग खिलाफ हो गए थे। बोले बताइए आप एक धर्म पर आक्षेप कर रहे हो। मैंने धर्म का मसला नहीं, ये आइडेंटिकल केस मुझे मजदूरों का लग रहा है। पंजाब ने बिहार के मजदूर से, उत्तर प्रदेश के मजदूर से लाखों करोड़ रुपया टैक्स में कमाया, उसके पुरुषार्थ से पैदा धन से। वहां के उद्योगपतियों ने कमाया और संकट हुआ तो विदा कर दिया, बोले अब ले जाओ बिहार वाले, यूपी वाले। उसके लिए कानून होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं कर सकते। जी, गाय सूख जाए तो लठ मार के बाहर निकाल दोगे और दूध जिंदगी भर आपने दुआ। ऐसा न कानून हो तो मुझे दिखा दो तो मैं माफी मांग लूंगा। दीप्ति सिंह, सब लोग कह रहे सब हो गया, सब हो गया, और गरीब सड़क पर है, रो रहा है, किसकी बात माने भाई? और गरीब ऐसे हालात में है कि उनका कोई अपना नहीं है, बेगाने देश में, जैसे वो अपने ही देश में बेगाने लोग से फील करा रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं।
मरने पे अब तक कोई सरकार, जिस भी सीमा क्षेत्र में उनकी मृत्यु हुई है, कोई भी आगे आकर ये नहीं कहा कि इनके मरने पे हम कुछ पैसे देंगे इनके परिवार वालों को। उत्तर प्रदेश में 3 जगह, मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर भी दुर्घटनाएं हुई जिनमें हमारे यूपी के बच्चे थे, मजदूर थे, उनके लिए एक तो मध्य प्रदेश की सीमा में हुई थी, वहां भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम इनको जो दिवंगत हो गए उनको 5 लाख और जो घायल हुए उनको 2 लाख रुपया दें। जी। लेकिन बहुत सारे और सीमा क्षेत्र हैं जहां पे ये सारे लोगों को सामने आने की जरूरत थी। सबको पता है, आपने भी कहा कि सारे क्षेत्र के डीएम को भी पता है कि किन किन जगहों पे लोग पैदल चल रहे हैं, कहां से प्रवासी आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं। आंखों से देख रहे हैं, टीवी पे लगातार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये 16 दिन, 17 दिन, 20 दिन से पैदल चल रहे हैं, इसके बावजूद नींद नहीं खुलती है। तो ये तो साफ तौर पे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की लचर व्यवस्था जो है, टूटी फूटी व्यवस्था, कुव्यवस्था सामने आ रही है। हरीश जी, एक आग्रह करना चाहूंगा इस बहस में आपसे मतलब सरकार से। मैं बड़ा आभारी रहूंगा अगर ये बात आप वहां तक पहुंचाएं जहां से इस पर कुछ हो सकता हो। मेरा सुझाव ये है, आगे से जिस भी उद्योग में प्रवासी मजदूर लगे उस उद्योग के मालिक से अंडरटेकिंग ले संबंधित राज्य सरकार कि आपदा के समय आप इनके भरण पोषण का जिम्मा उठाएंगे, और अगर वो ऐसी अंडरटेकिंग नहीं दे तो उससे कह दीजिए आप प्रवासी मजदूर नहीं रख सकते, अपने जिले का डोमिसाइल वाला आदमी रखो फिर। और उन सारी अंडरटेकिंग्स, रुक जाओ भाई पटेल साहब, और उन सारी अंडरटेकिंग्स को ओन कराने की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की होना चाहिए जिस राज्य सरकार में वो प्रवासी मजदूर काम कर रहा हो। अगर उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूर के कंधे पर खड़ा होकर महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी बन सकता है और संकट के समय में 20 लाख मजदूरों को बाहर खड़ा कर दे, यह मंजूर नहीं हो सकता। हरीश जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपके चैनल पे जब भी मैं डिबेट में रहा, जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आए उसको मैंने सरकार के प्रमुख लोगों के पास भेजा, और मुझे लगता है कि सबको आपके सुझावों को सरकार ने संज्ञान में भी लिया, त्वरित कार्रवाई भी किया, और ये भी जो विषय है मैं इसको उपयुक्त फोरम पर मैं निश्चित रूप से पहुंचा दूंगा। और ये बात बिल्कुल सही है, जो वर्तमान हालात है उसको देखते हुए ये कदम त्वरित रूप से उठाए जाने चाहिए। मजदूरों की, कामगारों की, उनकी सुरक्षा, उनकी भरण पोषण की और गारंटी, ये जो नियोक्ता है उसकी होनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की आपात की स्थिति हो तो उनको और ही कुछ संरक्षण मिलना चाहिए, बजाय इसके कि संबंधित राज्य की सरकारें या वहां के हुक्मरान उनको सीमा पे ला करके ट्रकों में, बसों में भर के वहां छोड़ जाए। तो ये बहुत भयावह स्थिति है, और निश्चित रूप से जो परिस्थिति स्थिति है उससे सरकार और सरकार में बैठे लोग, सभी लोग उससे सबक लेंगे, और आगे की रीति नीति को, जो राष्ट्रीय नीति है उसको भी मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि कामगारों को लेकर, मजदूरों को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, और ताकि उनके जीवन की सुरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा ये पूरी तरह से संभव हो सके। जी राय साहब, आपदा के समय नियोक्ता और संबंधित राज्य सरकार, जहां वो मजदूर उस वक्त काम कर रहा है, उसकी ये वैधानिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए एक राष्ट्रीय कानून के जरिए कि आपदा किसी भी रूप में आ सकती है, कोरोना के रूप में आ सकती है, सुनामी के रूप में आ सकती है, तूफान के रूप में आ सकती है, हिंसा के रूप में आ सकती है, कर्फ्यू लग सकता है लंबे समय के लिए, युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है देश में, सैकड़ों तरह की आपदा। तब उस मजदूर को ताला बंद, आपकी फैक्ट्री में ताला बंद हो जाए तो आप मजदूर के पेट में ताला बंद करने की कोशिश करें या उसको दूसरे राज्य की सीमा पे लाके छोड़ जाए जानवर की तरह, यह प्रतिबंधित होना चाहिए। नहीं अमिताभ जी, 3-4 बातें कहूंगा, टोकिएगा नहीं। आपकी डिबेट ऐसी होती नहीं, बहुत दिन बाद आपके साथ बैठा हूं मैं। जी जी। आपकी डिबेट का मतलब होता और एक अर्थ निकलता है जी, लेकिन आज कुछ अजीब लगा मुझे जी। वैसे तो डिबेट को अगर देखा जाए, आपने जो विषय उठाया है तो वो 1 मिनट में डिबेट समाप्त हो जानी चाहिए। एक सवाल आपका ये था कि क्या नीति क्यों नहीं बनी, मैंने हाँ नहीं बनी, बननी चाहिए, हाँ बननी चाहिए, बात समाप्त हो गई, डिबेट समाप्त। इसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता। जी जी जी। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर बननी चाहिए, बहुत बड़ा जागरूक अब समाज आ गया है,
अभी तो जो नया मजदूरी कानून लाया गया उसमें मजदूर को गुलाम बनाया जा रहा है। और अगर कोई गलतियां हो गई तो जिस दिन से सड़क पर वो माँ जिसके पैर नहीं है वो चौपाया बन करके पीठ पर बच्चे को लेकर चल रही है, वो जो जमीन पर बीन बीन करके खा रहे हैं, वो जो अपने बैल की जगह अपने को जोत करके चल रहे हैं, वो जब दिखाई पड़ गए तब क्या आंख फूटी हुई है सरकारों की? प्रधानमंत्री जी ने सारी कमान अपने हाथ में ले रखी है, क्या वो एक कमान नहीं ले सकते थे कि मेरा ये निर्देश है, अब ये सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग निकले हैं, सारी ट्रेन 2 दिन के लिए चालू, सारी बस 2 दिन के लिए चालू, और प्रदेश सरकारों का जो भी खर्चा होगा केंद्र सरकार देगी? क्या ये नहीं हो सकता था? लाठी चल रही है अमिताभ जी, आप बहस क्या कर रहे हैं? ट्रेन की पटरी पर चलने वाला मजदूर कह रहा है कि मैं ट्रेन की पटरी पर इसलिए चल रहा हूं कि सड़क पर पिटाई हो रही है। उस मजदूर को देखिए जिसने कहा साहब आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो तो लाठी तो मत मारो। ये हो क्या रहा है? ये जिम्मेदारी किसकी है और इसका गुनाहगार कौन है? मुझे नहीं लगता कि आज इस बहस की जरूरत है। आज इस बहस की जरूरत सिर्फ ये थी, अब इसी वक्त जितने मजदूर सड़क पर हैं और निकल रहे हैं, सारे प्रदेशों की बस सारी ट्रेनें एक साथ चालू करिए, सारी चालू करिए और सबको उनके घरों पहुंचाइए। ये बहस बाद में कर लेंगे। सोनेलाल सॉरी डॉक्टर अनूप पटेल, ठीक है ना साहब? अनूप पटेल जी, एक बात और जहन में आई, मैं दावा सुनता हूं बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरव्यू जब लेता हूं तब भी, और दूसरे लेते हैं उसको भी देखता हूं तब भी, हर नेता कुर्ते का कॉलर थोड़ा ऊंचा करके कहता है, आपको पता अगर प्रदेश का नेता है, क्षेत्रीय दल है तो क्षेत्र, और राष्ट्रीय दल है तो राष्ट्रीय, कि गांव गांव में मेरा संगठन है, बूथ बूथ पर मेरा मैनेजमेंट है, ठीक है ना? हर पार्टी का नेता कहता है। क्या अगर सबका मैनेजमेंट था तो ये लाखों गरीब कहां से, ये क्या आकाश मार्ग से ट्रेवल कर रहे हैं? वो मैनेजमेंट कहां गया? कोई कहता था एक बूथ 10 यूथ, कोई कहता था एक बूथ 20 यूथ, वो कहां गए यूथ? जी 6 केला भी बांटते तो गरीब का पेट भरता। बाकी छोड़ो कहानी जी, मुझे समय दीजिएगा 2 मिनट का। जी, जो आपका ये सवाल था राष्ट्रीय नीति बनने का, डेफिनेटली राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और उसके लिए पहल जो है केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। दूसरा जो आपने अभी सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए मालिक को जो है थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के लिए भाई, हरीश श्रीवास्तव जी से भी पूरे देश के लिए टाइट करना होगा। मेरी बात महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी, इन्होंने लेबर लॉज में चेंज कर दिया है, लेबर लॉज में चेंज कर दिया, वो संभव नहीं है। इन्होंने जो है उसको दासता की श्रेणी में लाके मजदूरों को छोड़ दिया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि जो है हर बूथ में 10-10, 20-20 यूथ है, हमने नहीं कहा, लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे हर जगह कांग्रेस की हर जगह हाईवे में जो है कांग्रेस ने जो है दाना जो है वहां पे पहुंचाया है। मुझे नहीं पता दूसरी पार्टी के बारे में, मुझे अपनी पार्टी के बारे में पता है कि इस जो है महामारी में प्रदेश ने और चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मजदूरों की मदद की है। भैया पटेल जी, बस ठीक है, और विपक्ष की आवाज को सुने। ठीक है, अनूप पटेल भाई ने कहा कि मेरी पार्टी ने दावा नहीं किया। लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीयुक्त राहुल गांधी ने कहा, वो लोग, मैं उनके शब्द को स्मरण करता हूं, शायद कहीं कुछ कॉमा फुल स्टॉप गलत हो, सामान्यतः ठीक ही उद्धृत कर दूंगा। एक मिनट हरीश जी, एक मिनट रुकिए। राहुल जी ने कहा जो लोग ये समझते हैं कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया, वो गलत फहमी में है। गांव गांव में कांग्रेस का संगठन, हरीश जी रुको भाई, राहुल जी ने कहा गांव गांव में कांग्रेस का संगठन है और मजबूत संगठन है, कांग्रेस का सिपाही हर गांव में है। राहुल गांधी सेड दिस। खैर छोड़िए, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मेरे लिए तो फिर सब एक ही हो, मुझे किसी बूथ पर यूथ नहीं दिख रहा। अब कहां सेवा कर रहे हो भगवान जाने और मजदूर जाने। मजदूर से मैं पूछता हूं कि भैया कोई आया पार्टी वाला? सर आपके सामने है। ठीक है, हम देख रहे हैं महाराज, मजदूर बता रहा है ना, जो कह रहा मैं 3 दिन से भूखा हूं और हर बूथ पर आदमी है राजनीति का, 5-5 पार्टी है यूपी में, 6-6। अगर यूपी की बात करो, अरे 6-6 केले देते तो 30 केले हो जाते एक आदमी को, खा नहीं पाता। आरपी सिंह गलत कह रहा हूं? बताओ भाई। ठीक है, ठीक है श्रीवास्तव जी, 1 मिनट भाई। आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुकिए, मैं सवाल कर लूं।
कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, शिवपाल यादव की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया की पार्टी, 7 पार्टी तो ठीक ठाक है, खाती पीती है। ये 7 पार्टी हर बूथ पर 10 यूथ उतार देते तो एक बूथ पर कितने यूथ होते हैं? 70। एक बूथ से का इलाका तो आप जानते हो कितना होता है, आप तो पुराने आदमी हो। एक बूथ पर कितना पलायन मिल सकता था, ठीक है ना? 6 केले भी देते तो कितना हो जाता, उतना खा नहीं पाते ना। जरा बताइए कहां है वो लोग? देखिए अमिताभ जी, बड़ी सीधी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं। मैं राजनीति का आदमी नहीं हूं, राजनीति का पार्टी का आदमी नहीं हूं, उनसे बात नहीं करता। कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां प्रदेश में हो या देश में हो, एक भी पार्टियों का लगाव ना कभी मजदूरों से था ना आज की डेट में है। सिर्फ एक लगाव रहा है राजनीतिक पार्टियों को हमेशा कि मजदूर के हाथ से माला पहन ले, फोटो खिंचवा ले। अब इससे पहले, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद की स्थिति यह है कि एक पैकेट या 2 केला दें और फोटो खिंचवा लें और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। एक केला 3 मजदूरों को देके और फोटो खिंचवाने की परंपरा शुरू हो गई है। ऐसे फोटो भी देखे, ऐसे फोटो आए हैं। तो अगर वो एक केला एक आदमी को देके भी फोटो खिंचवाता अगर एक कार्यकर्ता इनका, तो मुझे लगता है इतनी भयावह स्थिति नहीं आती। इस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा अमिताभ जी। अभी एक महिला आगरा से निकली अपने सूटकेस पे बच्चे को लिटा के, देखा है, सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। कलेक्टर आगरा ने उस पर यह टिप्पणी की जब उनके नॉलेज में लाया गया ये मामला, तो उन्होंने कहा कि बचपन में मैंने भी ऐसा किया था। नहीं, वो तो बड़ा गजबी है प्रभु नारायण। तो आप बताइए, इससे बड़ा मजाक नहीं तो उनकी पूरे देश भर में लानत भी पर्याप्त मात्रा में हो गई, सब हो गई। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ सरकार ने कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया। ये बड़ा दुखद है। ऐसे व्यक्ति को जो संवेदनहीन हो तत्काल प्रशासनिक सेवा से बाहर कर देना चाहिए, मेरी ऐसी मांग है। ठीक बात। और जितना मजाक मजदूरों के साथ राजनीतिक दल कर रहे हैं आज, जितनी सरकारें कर रही हैं, ये भारत का नागरिक है मजदूर। और मैं आज बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये बिहार का वोटर हो सकता है, ये बंगाल का वोटर हो सकता है, ये झारखंड का वोटर हो सकता है, ये कहीं का भी वोटर हो सकता है। ठीक बात है। देखिए, 2 चीजें जो अव्यवस्था फैली एक दूसरे के ऊपर, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी इसीलिए मैं बहस करने आया। सारी सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार झारखंड की हो, उत्तर प्रदेश की हो और चाहे महाराष्ट्र की हो। अब एक सेकंड और चाहिए, महाराष्ट्र को तो अमिताभ जी एक बहाना मिला है कोरोना का। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आप बड़े पुराने हैं कि महाराष्ट्र में जो पार्टी राजनीति में है, चाहे वो किसी से दूसरे नेशनल पार्टी के साथ है, कभी किसी दूसरे नेशनल पार्टी के साथ, उनका एक ध्येय रहता है कि वो पूर्वियों को कब मारे, बिहारियों को कब मारे, यूपी वालों को कब मारे, कब खदेड़ दे, कभी टैक्सी वाले को। तो उनका जो उन्होंने आज किया, मतलब मुराद भी पूरी हुई उनकी। आज इस बहाने, कोरोना के बहाने उनकी मुराद भी पूरी हो रही। 20 लाख तो बाहर किए, ठीक बात है। वो तो बजाओ पुंगी भगाओ वो करते ही ना रहे थे उनका। दीप्ति सिंह के पास आऊंगा। दीप्ति सिंह, मैं पता नहीं कई बार जिधर लोग सिराना रखते उधर मेरा पैताना हो जाता, जिधर पैताना तो सिराना हो जाता, अपने आप हो जाता, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता। एक बात दिमाग में आती है, वो आपसे, आप आखिरी वक्ता बचे, आपसे चर्चा कर लूं। अब देश छोड़ प्रदेश की बात एक लाइन में कर लूं। उत्तर प्रदेश में इन 7 पार्टियों के कार्यकर्ताओं के रजिस्टर पर जितनी संख्या है, बाकी सच्चाई तो ये लोग जाने, रजिस्टर में जितनी संख्या है क्या, वो हम सब जोड़ लें तो मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ से ज्यादा होगी रजिस्टर में। कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, प्रसपा और राजभर भाई की पार्टी, अनुप्रिया जी की पार्टी, सब जोड़ ले 10-12 करोड़, तो वो बताएंगे मेंबर हैं। जिस देश में इतनी बड़ी सेना, जिस प्रदेश में इतनी बड़ी सेना राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हो, पार्टियों के, वहां कोई भूखा मर सकता था क्या? बताइए। है? और वो भी इस तरीके से, पाँव में चप्पल नहीं, सर पे गमछा नहीं, एक गमछा एक जोड़ी चप्पल बांटते तो जे हो जाती। मीडिया कर भी पहुंच पा रहे हैं, कैमरामैन पहुंच जा रहे हैं वहां तक, हमारी सरकार या हमारे जो ये जो सो कॉल्ड राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग कहते हैं जी हम लोग सामाजिक जीवन में है, कार्यकर्ता हैं राजनीतिक, क्या अगर ये अपने घर से एक बिस्कुट का पैकेट भी लाते हैं तो भी मजदूर के बच्चे का पेट भर जाता? वो ये तो नहीं कहता कि 2 दिन से भूखा हूं।
इस वक्त भी लोगों को अभी भी अपनी राजनीति करनी है, सोशल मीडिया में अपना चेहरा दिखाना है कि एक केला बांट दिया, एक ब्रेड बांट दिया। लेकिन सही बात है कि ये जो 12-13 करोड़ के आंकड़े आप कह रहे हैं कि रजिस्टर में निश्चित तौर पे इतने सारे लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी के सदस्य हैं, कहीं भी इतने सारे लोग भूखे नहीं मरते। इसमें से अगर 1% लोग भी बाहर आ जाते और इतने सारे पलायन करते हुए मजदूरों को कुछ रोटी पानी दे देते तो सचमुच में इतने सारे लोग भूखे नहीं मरते। कोरोना से मर भी सकते थे लेकिन भूख से नहीं मरते। जी चलिए, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है। सीपी राय साहब माफी चाहते हैं, आपके पास नहीं आ पा रहा है। अमिताभ जी प्लीज संपादकीय टिप्पणी। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये बात भी हो कि राजनीतिक वर्ग को कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ किया। भारत के समाज का एक तर्क वो देता हूं, बिना झंडा डंडा के फोटो नहीं लगाई उन लोगों ने, किसी की चुनाव चिन्ह भी नहीं लगाया, किसी नेता की फोटो नहीं लगाई। इंदौर के 40 किलोमीटर के रास्ते में 30 भंडारे टाइप व्यवस्थाएं हैं। वहां लेमन जूस भी है, हाजमोला भी है, पैरासिटामोल भी है, पट्टी भी है, रुई भी है, चप्पल भी नहीं है, खाना भी है, सूखा खाना भी है आगे ले जाने के लिए। बना हुआ यहां खाओ, बाकी बांध के ले जाओ। क्या किसी पार्टी को नहीं घुसने दिया उन लोगों ने, किसी पार्टी का झंडा डंडा नहीं लगने दिया। जो कलफ का कुर्ता पहन के आया उसको पहले भगाया, जिसने कहा कि मैं राष्ट्र की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया उसको पहले विदा किया। क्या साधारण लोग हैं और कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह कर रहे हैं, मैं जानता हूं, कर रहे हैं। फोटो नहीं छाप रहे, उनमें ये लालसा नहीं कि एक ब्रेड का टुकड़ा भी दो तो उसमें भी अपनी फोटो चिपका दो, और अपनी ना चिपका पाओ तो हमने फोटो खींच के फेसबुक और ट्विटर पे तो रील बनाई दो। कितने लोग हैं ऐसे जिनमें इतनी हिम्मत है कि अपना फोटो बिना लगाए राहत सामग्री पे बंटवा दो। राहत सामग्री में क्या रखना ये बाद में तय करते हो, पहले प्रिंटर से कहते हो बोरी पे हमारे फोटो छापो बड़ा बड़ा, ताकि कोई ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, कोई दूसरे ये मान ले कि आरपी सिंह ने भेजा क्या तो पर हमारा नुकसान हो जाए। केरला में राहत सामग्री बटी, किसी भी संस्था का नाम और फोटो नहीं, किसी भी संस्था का नाम और फोटो नहीं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। नो, आदमी के आत्मसम्मान को कुचलना चाहते हैं आप। 1 किलो आलू देते हैं और इतनी बड़ी अपनी फोटो लगा देते हैं उस पर। क्यों? भारत में तो ये परंपरा नहीं रही। भारत तो कहता था कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना लगे। कुरान कहती है कि जब भी किसी की मदद करिए तो अपनी निगाह नीची रखिए, उसकी आंख से आंख मत मिलाइए, उसको शर्मिंदगी होगी। और हम क्या कर रहे हैं, बोले साइड में आओ, फोटो में रोशनी में आओ, अब ये केला पकड़ो, बोले दोबारा से लो, एक केला पकड़ो, ये कर रहे हैं। और सच्चाई क्या है हम जानते हैं, हम सब कटघरे में हैं। ये मजदूर नहीं चल रहे, ये 75 साल के आजाद हिंदुस्तान पर एक बड़ा यक्ष प्रश्न तैर रहा है सड़क पर कि हमने कैसा समाज बनाया, कैसी राजनीति बनाई, कैसी व्यवस्था बनाई, कैसे कानून बनाए। न राजनीति, न समाज, न कानून, तीनों आज प्रोटेक्ट नहीं कर रहे इन करोड़ों गरीबों को। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रागा लाभ लीजिए। मेरी बात काटने के लिए 2-4 फोटो भी भेज दोगे मुझे कि नहीं देखिए हमने 5 किलो राशन बांटा था। लेकिन ये भूखा क्यों है, ये तंग हाल क्यों है, ये बदहाल क्यों है, इसके पांव में छाला क्यों है? ऐसी स्थिति आज जो लोग हिंदुस्तान में जीवित हैं उन्होंने कभी नहीं देखी, कि कभी नहीं देखी कि हिंदुस्तान ने ऐसा बीभत्स माइग्रेशन देखा हो। नेवर नेवर नेवर। सुनामी देखी भारत ने, तमाम चीजें देखी, लेकिन ऐसा माइग्रेशन तब भी नहीं देखा। उड़ीसा में एक तूफान आया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, नवीन बाबू के समय में 1.25 लाख लोग 22 घंटे के भीतर
सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए गए थे। पूरे विश्व में तारीफ हुई थी। 1.25 लाख लोग। आज क्या स्थिति है? और हम टोपी उछाल रहे हैं मित्र, टोपी उछाल रहे हैं जी। कोरोना आया है, चला जाएगा, आज जाए कल जाए, चला ही जाएगा। कोई वायरस, इतिहास बताता है, अनंत काल तक महामारी में नहीं रहा, फिर बीमारी हो जाता है वो महामारी से हटके। लेकिन भारत माता के माथे पर ये पलायन के दृश्य कलंक के रूप में अंकित हो गए। हमने भारत माता की प्रतिमा कलंकित कर दी। आज मैं देख रहा था भगवान के कपाट खुले हैं उत्तराखंड में। उस तस्वीर को देखकर मेरे मन में मालूम क्या है, सच्ची बात बता दूं, हो सकता है कुछ साधु संत मुझसे नाराज भी हो जाए। मुझे लगा जिसकी संतान कष्ट में हो वो पिता खुश कैसे हो सकता है, कपाट खोले चाहे बंद रहे। महादेव हमारे पिता हैं, उनकी लाखों संतानों के पैर में छाला है। महादेव फूल और तोरण द्वार में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। महादेव की आंख भी नम होगी ये दृश्य देखकर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अनूप पटेल, डॉक्टर सीपी राय जी, आरपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दीप्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ ये तस्वीर है, सड़क की तस्वीर, जनसैलाब मजदूरों का दिखाई दे रहा है। उधर दावे ये होते हैं कि मजदूरों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, ट्रेन के जरिए, बस के जरिए और अलग संसाधनों के जरिए मजदूरों को घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मजदूर सड़क पर भटक रहा है। शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अनूप पटेल, डॉक्टर सीपी राय जी, आरपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दीप्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ ये तस्वीर है, सड़क की तस्वीर, जनसैलाब मजदूरों का दिखाई दे रहा है। उधर दावे ये होते हैं कि मजदूरों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, ट्रेन के जरिए, बस के जरिए और अलग संसाधनों के जरिए मजदूरों को घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मजदूर सड़क पर भटक रहा है, तड़प रहा है। ये सच है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।